ये जो सांप्रदायिक ताकतें और नफ़रत की राजनीति हावी होती हुई दिखाई दे रही है। जो चल रहे हैं खास करके हिंदू मुस्लिम की बातें, इस बात से आप एग्री हैं आप? बिल्कुल। और ये दुर्भाग्य है हमारा कि 75 साल के एक बहुत छोटे कालावधि में हम इतनी दूर अपने आज़ादी के समय का जो हिंसा है उसमें कोई ये नहीं होता कि मेरी हिंसा अच्छी और उनकी हिंसा बुरी। अनंत बातें हैं। बापू ने एक बार नहीं कई बार ये इल्तिजा की थी कि भाई उनको फांसी मत दो, आप चाहें तो उनको आजीवन कारावास। कभी भी सिर्फ हिंदुओं का नहीं रहा, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मेरे साथ मुझे आज ऐसा सौभाग्य मिला कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिला। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये कि सर, आज आप पटना आने का क्या उद्देश्य था? मैं 2 दिन पहले आया हूँ पटना, और यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ एक विचार विमर्श का आयोजन किया था कि आने वाले दिनों में सिविल सोसाइटी का क्या रोल रहेगा, और स्पेशली 24 के इलेक्शनों के उपलक्ष्य में ये जो सांप्रदायिक ताकतें और नफ़रत की राजनीति हावी होती हुई दिखाई दे रही है, उसका सामना किस तरह से एक कलेक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया था। उसके लिए मैं आया था, और आज सुबह पटना में उसी के चलते उसके समापन के, यानी इस बैठक के समापन और कार्यक्रम के उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक प्रभात फेरी संकल्प यात्रा की गई थी, तो उसके लिए मैं आया था पटना। इस बात को आप मानते हैं कि अभी जो भारत में जो चल रहा है, सांप्रदायिक विवाद जो चल रहे हैं, खास करके हिंदू मुस्लिम की बातें, इस बात से आप एग्री हैं आप? बिल्कुल। और ये दुर्भाग्य है हमारा, और हमारे लिए एक खतरा है कि वैसी जो विभाजन की राजनीति है वो या आज यशस्वी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। वो ऐसी घृणा का प्रचार करके, ऐसे नफ़रत का प्रचार करके अपनी सत्ता जमाने में काबिल हो रही है, हावी हो रही है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो देश के आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का जो रोल था, बहुत बड़ा योगदान था। खास करके बिहार से, वो चंपारण से ही वो निकले थे। आपको लगता है कि जो वो सोच करके देश की आज़ादी में शामिल, देश को आज़ाद करवाए, वो कंडीशन आज के डेट में है भारत का? नहीं रही है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि 75 साल के एक बहुत छोटे कालावधि में हम इतनी दूर अपने आज़ादी के समय का जो तत्वों पे भारत पैदा हुआ था, उससे इतने दूर हम चले गए हैं कि हमारे रचनाकारों ने जो सपना देखा था भारत का, वो आज एक दुष्स्वप्न के रूप में सामने उभर के आया है। और अब हम चलते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे के साथ साथ वर्तमान पे भी बात करेंगे। अभी वर्तमान में बात करते हैं कि आज जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो नाथूराम गोड्स को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सही थे, ये गलत थे। तो इसको थोड़ा सा आप क्लियरफाई कर दे। देखिए, आज घृणा की राजनीति जब की जाती है, तो जो घृणास्पद पात्र है हमारे इतिहास के, उनको ही नायक के रूप में पेश करने की फितरत जगेगी और वो ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं होता कि जिनके पास प्यार का संदेश देने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, वो घृणा का संदेश समाज पे हावी करने के लिए जो घृणास्पद पात्र है इतिहास के, नथुराम गोडसे के जैसे, उनका इस्तेमाल करे और उनको हीरो दिखाने की कोशिश करे। अब पास्ट में हम चलते हैं। कहा जाता है कि ऐसे अभी जो बताया जा रहा है कि भगत सिंह की जो फांसी की सज़ा हुई है, उस फांसी की सज़ा में महात्मा गांधी अगर चाहते तो उनकी फांसी रुक जाती। देखिए, बापू ने बहुत कोशिश की थी। ये दुष्प्रचार है कि बापू ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। सबूतों के साथ इसको झूठा साबित कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्टेड वर्क्स में उनके और अरविंद के पत्र व्यवहार में भी इसका जिक्र कई जगहों पे किया गया दिखाई देता है। और
अरविंद के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने अपनी जब जीवनी लिखी उसमें भी लिखा था कि जब वो मिलते थे उन दिनों, तब बापू ने कई बार मौखिक रूप से भी उनसे ये याचना की थी कि आप भगत सिंह को जो भी सज़ा देना चाहें दे, लेकिन उसको फांसी की सज़ा ना दे, क्योंकि वो होनहार युवा है और उसकी ज़रूरत भारत को है। पर अंग्रेज़ ने अपनी साथ हिंसा के करने वालों को कभी बख्शा नहीं था, और इसलिए अंग्रेज़ जो एक बहुत वहशीली राज्य सत्ता थी, कॉलोनियल राज्य सत्ता थी, उन्होंने हमेशा जिन्होंने उनके खिलाफ हिंसा का मार्ग उठाया उनके साथ इसी तरह से वो बेदर्दी से पेश आए थे। इसलिए ये स्वाभाविक था कि उन्होंने भगत सिंह को माफ़ नहीं किया या उनकी सज़ा में रियायत नहीं दी। पर ये हमने ये भी समझना चाहिए कि भगत सिंह ने जब वो कृत्य किया तो शहीद होने के मकसद से ही किया, और इसीलिए उन्होंने ना कभी बचाव अपना किया कोर्ट में और ना ही माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों के पास से, और इसलिए उनको वो चाहते नहीं थे कि उनको बख्श दिया जाए, और इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से फांसी का फंदा अपने आभूषण के रूप में उन्होंने वो अपनाया है। इसलिए हमने ये समझना चाहिए कि जिस इंसान ने उसके माँ बाप को भी मर्सी पिटिशन फाइल करने से मना कर दिया, वो बापू अगर उनके लिए क्षमा याचना करवा लेते तो वो कबूल करते या नहीं, ये भी हमने समझना चाहिए। अगर किसी ने दगा किया भगत सिंह के साथ तो उस वक्त के हमारे लोगों ने किया, क्योंकि भगत सिंह चाहते थे कि उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर वैसे हज़ारों भगत सिंह पैदा हो जो देश पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो, लेकिन ये बहुत नामुमकिन चीज़ है। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा और बहुत शौर्य की ज़रूरत होती है, और इसलिए उस वक्त और भगत सिंह प्रेरणा लेके पैदा नहीं हो पाए। पर बापू ने जो अहिंसक मार्ग दिखाया उसमें स्वतंत्रता सेनानियों की कमी नहीं रही, और आखिर में हर हिंदुस्तानी ने अपना फ़र्ज़ निभाया। पर आज के जो सत्ताधीश लोग हैं जिनका मकसद है बापू के खिलाफ दुष्प्रचार करना, वो इस प्रकार के दुष्प्रचार करके बापू की छवि कम करने में प्रयत्न करते हैं। इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दुख की बात यह है कि सत्य जो है वो हम इतने ही प्रखरता से दिखा नहीं पा रहे हैं। आप सर हिंसा की बात कर रहे हैं, तो भगत सिंह हिंसा देश की आज़ादी में हिंसा आप कैसे कर सकते हैं? जो अपना ही देश है, कोई दूसरे अंग्रेज अगर हमारे गुलाम बना कर रखे हुए हैं, तो आप हिंसा उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप देशभक्ति के लिए हिंसा करो या वो हमें गुलाम बनाने के लिए हिंसा करते हैं, हिंसा हिंसा है। उसमें कोई ये नहीं होता कि मेरी हिंसा अच्छी और उनकी हिंसा बुरी, ऐसा नहीं होता। पर जो हिंसा के समर्थक हैं उनको ये अधिकार है कि वो अगर उनको लगता है कि हिंसा के मार्ग से अपना उद्देश्य वो हासिल कर सकते हैं, तो ये अधिकार सबको होता है, और वो अधिकार कभी भी नकारा नहीं गया था। तो फांसी की बात करें, ऐसा सुना जाता है कि जब लास्ट टाइम महात्मा गांधी जब गए थे जो डेलीगेशन के साथ, जो फांसी से पहले, तो कह रहे थे कि वो लोग इंतजार कर रहे थे कि महात्मा गांधी कहें कि इनको फांसी से माफ़ी कर दिया जाए। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। बापू ने एक बार नहीं कई बार ये इल्तिजा की थी कि भाई उनको फांसी मत दो, आप चाहें तो उनको आजीवन कारावास रखिए पर फांसी मत दो। पर अंग्रेज़ सुनने वाला नहीं था। आप अंग्रेज़ की हिस्ट्री देख ले तो हम तो पराई एक नस्ल थे जिनके साथ उनको कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्हीं की नस्ल के जो आयरलैंड के लोग थे वो उनके साथ हिंसात्मक लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज़ ने अपने ही भाइयों को कभी बख्शा नहीं था। आयरलैंड के जो क्रांतिकारी थे उनको, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ हिंसात्मक लड़ाई लड़ी, शांति होने के बाद भी उनको चुन चुन के अंग्रेज़ों ने मारा है। अंग्रेज़ों की फितरत में ऐसी वहशीली जनूनी एक संस्कृति है। इसलिए हमने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों वो इसलिए इस तरह से व्यवहार करते थे। नेताजी के आईएनए के जो सोल्जर्स थे उनके साथ भी वही व्यवहार किया था, और पंडित जी और बाकी हिंदुस्तानी लॉयरों ने जब उनके लिए मुकदमे लड़ना शुरू किया तब जाके अंग्रेज़ मजबूर हुए कि उनके साथ
न्यायिक व्यवहार करे। उसके पहले उन्होंने कई आईएनए के जो सिपाही थे उनको अज्ञात में उनके साथ उन्होंने व्यवहार किया और शिक्षा की, दंडित किया और एग्जीक्यूट किया था। तो ये हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फितरत क्या थी। सर, ये 1857 में भी हमारे देश जो है ना आज़ादी के कगार पे थे, लास्ट मोमेंट पे था, तो उसमें आप किसको दोषी मानते हैं कि अगर शायद 1857 में भी देश आज़ाद हो सकता था? देखिए, देश कभी भी आज़ाद हो सकता था, लेकिन देश आज़ाद हुआ जब हालात सानुकूल हुए, तब वो आज़ाद हुआ। ये बात हमने समझना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले कितने प्रयास हुए और उसमें कौन निष्फल हुआ, उसके दोषारोपण करने का ये वक्त नहीं है। पर जब वक्त आया तब देश आज़ाद हुआ और तब जो लोग सामने थे उनको वो श्रेय गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उस आज़ादी की लड़ाई में 1857 से लेके 1947 तक उनका कुछ कम उसमें सहभाग था, ऐसा मानने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये प्रथा है कि जब जीत होती है तो जो सेनापति खड़ा होता है मोर्चा लगाए, उसके सर पे ही उसका सेहरा बंधा जाता है। सर, अब भारत और पाकिस्तान की लास्ट क्वेश्चन है, बंटवारे की बात करते हैं। क्या जिस तरह से पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री वहाँ पर कर दिया गया, हिंदुस्तान में उस समय जब बंटवारा हुई तो क्या पूरे मुस्लिम को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था क्या? देखिए, हिंदुस्तान इस तरह के सवाल अभी कर रहे हैं लोग। नहीं, करने दीजिए, हमारे पास उसके जवाब है। हिंदुस्तान कभी भी सिर्फ हिंदुओं का नहीं रहा, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि हिंदुओं का ये राष्ट्र है तो कौन हिंदू है उसकी भी परिभाषा आपने करनी चाहिए, क्योंकि हमने खुद ने अपने अंदर अपनी जाति में हिंदू धर्म में लोगों को समानता का दर्जा नहीं दिया। जब हिंदू की बात आती है तो हम ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र की भाषा करने लगते हैं। तो फिर किसका था वो हिंदुस्तान? कौन राज करता? ये सारी बातें हमने समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र के मायने क्या होते हैं उसकी भी डेफिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्युलर इंडिया का कॉन्सेप्ट जब आज़ादी के बाद आया तभी ही एक राष्ट्र की परिकल्पना धर्म और जाति से ऊपर होके की गई थी। उसके पहले जब भी बात की जाती थी तो उसमें वर्ण व्यवस्था की बात आ जाती थी, जाति की बात आ जाती थी, धर्म की बात आ जाती थी। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बना क्योंकि उसको वो ज़रूरत थी, वो टिक नहीं पाता एक सेक्युलर नेशन के स्वरूप में। हिंदुस्तान आज भी एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर टिक नहीं पाएगा। ये बात हमने समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, वो मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। वो अपने दिलों में खुद जानते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर जाति का प्रश्न उभरेगा, उसमें कौन सी जाति राज करेगी उसका प्रश्न उभरेगा, और उस प्रश्न का 5000 साल से हम जवाब नहीं दे पाए। तो ये थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी। बहुत साफ साफ सभी सवालों का जवाब दिया। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, पटना।